नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज पाठ 2 विषय विज्ञान का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी तक खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक तत्व और उन पोषक तत्वों के परीक्षण के बारे में पढ़ा। अब ये जो पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, सूक्ष्मांश आदि हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, इन्हें लेना हमें क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, दोनों ही पोषक तत्व खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी यदि हम कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त खाद्य पदार्थ लें और बराबर मात्रा में लें तो हमें ज़्यादा ऊर्जा वसा की भोज्य सामग्री से प्राप्त होता है। वसा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्योंकि हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए इन दोनों को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। यह परीक्षा में प्रश्न भी आता है बच्चों कि ऊर्जा देने वाले भोजन का या पोषक तत्वों का नाम लिखो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा लिखना है। आइए अब देखते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा किस किस से प्राप्त होता है। तो पहले आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें है कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमको इन खाद्य पदार्थों के खाने से प्राप्त होता है। तो आइए इनके बारे में इनका नाम पढ़ते हैं। यहाँ आपको ये जो दिखाई दे रहा है वो है मक्का, ये है आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, गेहूँ, चावल, बाजरा। यानी इन सभी को बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का, इन सबको खाने से हमको हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और इससे हमको हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों आप सभी देखो, ये जो भी खाद्य पदार्थ हैं जो चित्र में हैं, वह सब चखने में मीठा स्वाद आता है। इन सबको जब हम खाएंगे तो इन सब का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। जैसे कच्चे गेहूँ, बाजरी, मक्की, इन सब को अगर हम चबाते हैं तो हमको मुंह में मीठा अनुभव होता है। यानी जो भी मीठे पदार्थ होते हैं वह सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। अब है नीचे वसा के स्रोत, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा हमने और वसा भी पढ़ा और दोनों का पता है कि ऊर्जा के स्रोत हैं। अब वसा के स्रोत, वसा हमको किस किस से प्राप्त होती है? देखिए, तिल से, गिरी यानी नारियल, सोयाबीन के तेल से, नारियल के तेल से, सरसों के तेल से, सूरजमुखी के तेल से और मूंगफली के तेल से। तो ये सभी पदार्थ पादप उत्पाद है, यानी हमको पादप से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो वसा है वह हमें कुछ जंतुओं से भी प्राप्त होती है। तो देखिए, जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, तो देखो बच्चों, ये है अंडा, क्रीम, मक्खन, दूध, घी, मांस, मछली,
ये सभी जो खाद्य पदार्थ हैं वो वसा के स्रोत हैं और यह सभी हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। तो वसा के कुछ स्रोत, पादप स्रोत और जंतु स्रोत के बारे में हमने यहाँ पर देखा और ये दोनों स्रोत हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमने और भी पोषक तत्व के बारे में पढ़ा था। तो हमारा तीसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जावर्धक भोजन कहा था, जबकि जो प्रोटीन है वो शरीरवर्धक भोजन है, यानी हमारे शरीर की वृद्धि प्रोटीन जैसे खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। यही प्रोटीन हमारी शरीर की वृद्धि को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और जो भी विटामिन्स है वो हमारे शरीर की रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। यानी अगर हमें कोई भी बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, तो उससे हमारी रक्षा कौन करेंगे, विटामिन करेंगे। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ये जो विटामिन है हमारे किस किस भाग को रोगों से बचाते हैं, देखिए आँख को बचाते हैं, अस्थियों को बचाते हैं, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी हमारी सहायता करते हैं। अब ये विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के है, ये सभी विटामिन के प्रकार है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विटामिन के प्रकारों के नाम लिखो, तो आपको यही पांचों नाम लिखने हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो विटामिनों का एक समूह होता है उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन हम यहाँ पर चित्र में देखेंगे। सबसे पहले हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे लिए शरीरवर्धक भोजन है। तो जो प्रोटीन है वो हमें किससे प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए ये चित्र देखते हैं और जानते हैं कि हमको प्रोटीन किन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। प्रोटीन देखिए हमें मटर से, चने से, मूंग से, तुअर की दाल से, राजमा से और सोयाबीन से, इन सभी पादप उत्पाद देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो चित्र में है सभी दालें हैं और ये सब दालें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। इसलिए ये सभी पादप उत्पाद हैं जो कि प्रोटीन के स्रोत हैं। अब कुछ जंतु स्रोत देखते हैं जो कि हमें प्रोटीन पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो जो जंतु स्रोत है वो है अंडे, दूध, पनीर, मछली और मांस। इन सब से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और इन सब के भोजन में इन सभी का सेवन करने से, पादप उत्पाद व जंतु उत्पाद का सेवन करने से हमें प्रोटीन के पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं। अब पढ़ते हैं विटामिन के प्रकारों के बारे में कि कौन सा विटामिन हमें किन खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले विटामिन ए के कुछ स्रोत आपको चित्र में आम, दूध, मछली का तेल, पपीता,
गाजर दिखाई दे रहे हैं। इन सबको खाने से हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी पूरी होती है और विटामिन ए चूँकि आँखों की रक्षा करता है, तो इन सब को खाने से हमारे आँखों की रोशनी बनी रहती है और आँखों का कोई रोग नहीं होता है। विटामिन बी के कुछ स्रोत। अब हमें विटामिन बी किन किन भोज्य पदार्थ को खाने से प्राप्त होता है, तो यकृत, गेहूँ और चावल, इन तीनों को खाने से हमें विटामिन बी के स्रोत प्राप्त होते। विटामिन सी के स्रोत। विटामिन सी सभी प्रकार की खट्टी चीज़ें खाने से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। अब देखिए, आंवला भी खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, अमरूद थोड़ा खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है। तो जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, जो कि हमारे मसूड़ों की सुरक्षा प्रदान करता है। आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, संतरा और टमाटर किसके स्रोत हैं? विटामिन सी के। अब देखते हैं विटामिन डी। ये जो विटामिन डी है वह हमें इन स्रोतों से प्राप्त होता है। अंडे, मछली, मक्खन, यकृत और दूध, इन सब का सेवन करने से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है और यह सभी चीज़ें हमारी अस्थियों को, हड्डियों को मजबूती प्रदान करती हैं। बस चित्र में इन्हीं 4 विटामिन के बारे में, विटामिन डी के बारे में एक आवश्यक जानकारी है जो कि पहेली और बूझो हमको देना चाहते हैं। ये पहेली कह रही है और इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह भैया बूझो जो है वो सूरज की किरणों के सामने खड़ा है और किसका सेवन कर रहा है? धूप का सेवन कर रहा है। तो हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। विटामिन के जो खाद्य पदार्थ है उनको खाने से तो हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती ही है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से भी हमको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। हम सुबह उठते ही अपने दैनिक जीवन की कार्यविधि में लग जाते हैं, इसलिए सूर्य की धूप का जो सेवन नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती जा रही है। सुबह का सूर्य का प्रकाश विटामिन डी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अतः सुबह के समय हमें सूर्य के प्रकाश में कुछ देर बैठना चाहिए ताकि हमारी जो हड्डियां हैं वह मजबूत रहे और हमारे शरीर में विटामिन की कमी ना रहे। अब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन के अलावा भी कुछ खनिज लवण हैं जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। अब उन खनिज लवणों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, यानी इनकी कुछ मात्रा ही हमारे शरीर को चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है, यानी हर कच्ची सामग्री में पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। किसी में कुछ ज़्यादा होती है तो किसी में कम भी
हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो बच्चों, आओ हम कुछ खनिज लवणों के बारे में पढ़ते हैं और यह हमें किन से प्राप्त होते हैं और हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है आयोडीन। आयोडीन के कुछ स्रोत। आयोडीन जो है हमें किससे प्राप्त होता है, तो देखिए, आयोडीन हमें पालक से, अदरक से, नमक से और मछली से प्राप्त होता है। यह आयोडीन हमें गले संबंधी रोगों से, यानी जो गलगंड रोग है, इन सब से बचाता है। आयोडीन के जो स्रोत है याद हो गए, मछली, नमक, अदरक, पालक। दूसरा हमारा जो खनिज लवण है वह है फास्फोरस। फास्फोरस हमें दूध, केले, मिर्ची, गेहूँ, चावल आदि से प्राप्त होता है। लोहा। लोहे के कुछ स्रोत। जो लोहा खनिज लवण है वह हमें सेब, पालक, अमरूद व यकृत के खाने से प्राप्त होता है। इसीलिए जो लोहा है, जिसे आयरन भी कहते हैं, लोहे के तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसीलिए हमारे शरीर में खून की कमी ना हो, इसके लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम के कुछ स्रोत। कैल्शियम के कुछ स्रोत। तो कैल्शियम जो है हमें दूध व अंडे से प्राप्त होता है और कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत बनती है। तो ये थे हमारे कुछ पोषक, कुछ खनिज पदार्थ। अब जो हमारी दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, हालांकि वह हमारे शरीर को देते कुछ भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी दिनचर्या में वह अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों अथवा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, यानी जो भी रेशेदार फल है वह हमें पादप से प्राप्त होते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, यानी जो भी साबुत अनाज है उनसे हमें रुक्षांश की प्राप्ति होती है। दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, यानी हमें किसी प्रकार का पोषक चीज प्रदान नहीं करेगा कि जो वो हमारी वृद्धि में सहायक हो, हमें ऊर्जा प्रदान करता हो। ऐसा कोई भी कार्य ये रुक्षांश नहीं करते। फिर भी यह हमारे भोजन के आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, यानी ये सिर्फ भोजन को पचाने में उसका आयतन बढ़ा देते हैं। जब हम रुक्षांश युक्त भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में भोजन के पचने का जो क्षेत्रफल होता है, जो जगह होती है, उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भोजन का अच्छी तरह से पाचन होता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुक्षांश भोजन के पश्चात हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जल। हमारे शरीर में कुल 75% भाग जल पाया जाता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि।
इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 3। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें। इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? तो होते ही हैं। हम जब टमाटर काटते हैं तो उसका जो रस होता है वह हमारे हाथों को गीला कर देता है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? तो ऐसे फल फ्रूट तो या तो आलू है, प्याज है। इनको जब भी हम काटते हैं तो हमें पानी की, इसके हाथ गीले नहीं होते, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मात्रा पानी की होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं, यानी जिन खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा कम होती है उसमें उनको पकाते समय हम उनमें कुछ मात्रा जल की ऊपर से डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से पक सके। आज के लिए इतना ही। आगे का विषय हम भाग 4 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।